नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की समान अध्ययन की बुक। दोस्तों, अभी तक हमने सारी चीज़ें कर ली है। देखिए, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया। आज दोस्तों हम लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एग्ज़ाम के, ठीक है, एसआई के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन दोस्तों रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? बताना क्या है, कौन सी दुर्लभ मुद्रा नहीं है। ऑप्शन देखिए, कुवैती दिनार, अमेरिकी डॉलर, यूरोपियन यूरो और कनेडियन डॉलर। कौन सी दुर्लभ मुद्रा नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। ए बी सी डी दिख रहा है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, कुवैती दिनार। ये क्या नहीं है? एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए, सेकंड आ गया, वित्तीय सहायता। देखिए दोस्तों, डैश द्वारा, यहाँ क्या है? डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है। बताइए, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, औद्योगिक बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वित्तीय सहायता कौन प्रोवाइड करता है, कौन कंट्रोल करता है, ये बताना है। आरबीआई क्या हो सकता है? यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, वित्तीय सहायता को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वस्तुओं का वैश्विक संकेत। ठीक है, वैश्विक संकेत क्या होता है? जीआई, ग्लोबल टैग बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन, इसी को बोलते हैं वैश्विक संकेत। ठीक है, जीआई टैग। पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, वस्तुओं का वैश्विक संकेत, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1919, 2009, 1999, 1986। जल्दी से करिए, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1999 जीआई टैग के लिए पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, एसएलआर का फुल फॉर्म बताना है। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होगा? ए बी सी डी। देखिए, ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम आएंगे, 4 हो गया, 5 पे। देखिए, 5वां प्रश्न है साथियों, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुल्क कहा जाता है, सीमा शुल्क कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस शीट कहा जाता है या विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बताइए, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहलाता है एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर पे है, सभी लोग जवाब करेंगे। देखिए दोस्तों, विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? क्या कहलाता है? बताइए, विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा यानी अपने देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? अवमूल्यन कहलाता है, लागत वृद्धि कहलाता है, पुनर्मूल्यन कहलाता है, ऋण शोधन कहलाता है। क्या होगा इसका जवाब? ए ऑप्शन देखिए दोस्तों, अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है, अवमूल्यन कहलाता है। आगे आते हैं 7th,
अर्थशास्त्र में एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या यही होगा? देखिए ऑप्शन आगे भी हम देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या दिया है, नेट होगा। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे नेट होगा। क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेट डोमेस्टिक प्राइस लिखा है। अगला ऑप्शन क्या है देखिए, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र है, पूंजी अर्थव्यवस्था है, निजी क्षेत्र है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है? क्या पूछ रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? प्रणाली, ठीक है, सिस्टम कह सकते हो। बताओ भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 9, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन, ए एम खुसरू, डॉक्टर विजय एल केलकर, डॉक्टर वाई वी रेड्डी। 4 ऑप्शन दिया है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ए एम खुसरू, 9वें का बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ए एम खुसरू। चलिए 10वें नंबर पे आ जाइए। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में, रायपुर में, हैदराबाद में, मुंबई में? 10वें का सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, हैदराबाद में। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान हैदराबाद में स्थित है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है भविष्य की, अरे यार फिर से कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को, आगे देखिए, क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाया है? इस वाक्य में क्या समझाया? ठीक है, यहाँ पे में कर लीजिए। इस वाक्य में क्या समझाया है? कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास या आर्थिक विकास। देखिए 2 बार आ गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सतत विकास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज जो रिसोर्सेज हैं उसको हमें सेव करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रखना है। ठीक है, यही यहाँ पे कह रहा है, वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना। आगे वाला पार्ट आप देख चुके हैं। चलो 12 नंबर पे आ जाओ। बताइए सिडबी का फुल फॉर्म बताना है। SIDBI का फुल फॉर्म क्या होगा? बताइए। ऑप्शन ए दिया है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक बैंक ऑफ इंडिया, ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडियन डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडस्ट्री। बताइए 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए 13 देखिए, सॉरी 13 हो गया है क्या? 13 मिस है, यहाँ पे 14 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है? बताइए कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है? ऑटोमोबाइल, भोजन,
पर्यटन या कच्चा तेल? बताइए 14 का सही जवाब क्या होगा? 14 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, पर्यटन क्या होता है? अदृश्य निर्यात सृजित करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 15 पे आ जाइए। यदि सरकार अपने बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है पूर्ण परिपक्व राशि पर, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचारित मुद्रा क्या कहलाती है? देखिए ऑप्शन है हीटेड मुद्रा, सस्ती मुद्रा, सुलभ मुद्रा, महंगी मुद्रा। 13 का सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, सस्ती मुद्रा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 पे आ जाइए। नेक्स्ट है देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है? ये तो हो चुका है। चलिए 15 देखिए, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य बताना है। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन ए देखिए उद्यमशीलता में तेजी लाने और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। क्या ये सही है इसका ऑप्शन? बी देखिए भावी नौकरी तलाशने वालों और नियोक्ताओं के बीच संबंध बनाने की सुविधा देना, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी और उद्भावन केंद्रों का एक नेटवर्क सेट करना। बताइए क्या हो जाएगा इसका जवाब? दोस्तों सी वाला देखिए, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे 16 पे आ जाओ। 16 देखिए क्या पूछा जा रहा है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखिए यहाँ पे अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त की जाए कर दी गई, नहीं ये काम नहीं हुआ है। ठीक है, ये गलत है ऑप्शन। ठीक है, हमसे यही पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे आते हैं 17 पे। 17 देखिए, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 8, 15, 14, 10। बताओ 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1969 में भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे देखिए, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, ऑप्शन दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीसी महालनोबिस, महात्मा गांधी, आगे दिया है जवाहरलाल नेहरू। सही करिए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पीसी महालनोबिस सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारत सरकार डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? बताइए किसके माध्यम से भारत सरकार खाद्यान्न खरीदती है? ऑप्शन ए है भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कृषि बाजार, कृषि मंत्रालय या कोई नहीं। 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय खाद्य निगम के, ठीक है, माध्यम से भारत सरकार खाद्यान्न खरीदती है। अगले क्वेश्चन पे आओ। 20 देखिए, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 11, 12, 81, 82, 91, 92, 2001, 2002। 20 का सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, 1981, 82। 21 पे आ जाओ। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है। देखिए ऑप्शन है संसाधन की खपत, सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी, खराब स्रोत
सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग, ABCD क्या होगा इसका आंसर? सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? त्रासदी, यानी कि उसका मिस यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आओ 22 पे, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? बताओ तेल की फसल कौन सी नहीं है? शीशम, बाजरा, मूंगफली, सरसों। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? डी, बाजरा। बाजरा से तेल नहीं होता, ठीक है। बाजरा से जैसे गेहूं का आटा होता है वैसे बाजरे का भी आटा बन सकता है। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? MVP, इसका फुल फॉर्म बताना है, बताइए। 23 का सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा सी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। क्या हो जाएगा? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। बताओ कौन सा हो जाएगा? ABCD, यहाँ पे सी देखिए, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भीम का फुल फॉर्म बताइए। BHIM, भीम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। IPF का फुल फॉर्म, IPF का फुल फॉर्म बताइए। IPF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयज़, EPF है दोस्तों, ठीक है। EPF, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ठीक है। आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 25 का ए। छब्बीस, जर्नल एंट्री अवॉइडेंस रूल गार का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया। बताइए कब किया गया? जर्नल एंट्री अवॉइडेंस रूल गार का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया? देखिए, GST संशोधन में, प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में। आगे आ जाओ, 2C वाला देखिए। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है? FFSLRC, ठीक है, और FSDC। तो देखो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर कोड 2010 सही हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जर्नल एंट्री अवॉइडेंस रूल्स गार का प्रस्ताव पहली बार देखिए प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में पारित किया गया, ठीक है। चलते हैं 27 पे। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? बताओ किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? सार्वजनिक लेख समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, आचार समिति या अनुमानित समिति? बताओ। 27 का डी हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। अनुमानित समिति को क्या कहा जाता है? चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। 28 पे आएंगे अब। सारे क्वेश्चन दोस्तों RPF कांस्टेबल और SI एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 28, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, बी है वित्त आयोग, सी है नीति आयोग, डी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बताइए, RPF SI की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा देखिए क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। 29 पे आ जाओ। BPLR का फुल फॉर्म क्या होगा? BPLR देखिए बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 30 पे आ जाओ। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेता है क्या कहलाता है? तरलता दर, एक्सचेंज दर,
रिवर्स रेपो दर, रेपो दर। 30 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रिवर्स रेपो दर आपका सही हो जाएगा 30 का सी। चलो 31 पे आ जाओ। देखिए 31, डैश एक विकल्प प्रक्रिया है, ठीक है, डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है, सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती। बताइए, विशिष्ट वृद्धि होगा, स्वतंत्र विकास होगा, आदर्श विकास होगा या समावेशी विकास होगा? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समावेशी विकास हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? देखिए, यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है समावेशी विकास, ठीक है, यही है वो प्रक्रिया, सभी का विकास हो। समावेशी में सारी चीज़ें का दोस्तों, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके का विकास होना चाहिए। एफडीआई का फुल फॉर्म बताओ। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बताओ फुल फॉर्म हो गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताओ, WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्तीय सलाहकार कार्यालय, वित्त आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बताइए 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर ए हो जाएगा, वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक। क्लियर है? 34 पे आ जाओ। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। 2 अप्रैल 1990 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1990 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। चलो आगे आ जाओ 35 पे। निम्न में से भारत के किन 2 राज्यों में भूतापी ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं? बताओ, पंजाब में या जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में या सिक्किम में, राजस्थान में या हिमाचल में या लद्दाख में? बताइए 35 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही जवाब दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, हिमाचल और लद्दाख में क्या है? भूतापी ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, ठीक है। चलो 36 पे आ जाओ, देख लो एक बार 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? एशिया का पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बताना है। स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है एशिया का? ए ऑप्शन देखिए, बी है, सी है, डी है। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, 37 पे आ जाओ भाई। इन वेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? सही है, एडम स्मिथ सही हो जाएगा यहाँ पे, ज़्यादा मत सोचो। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन ये किताब है, किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पे सही जवाब 38 का हो जाएगा डी, पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 38 के बाद 39, करदाताओं पर उनकी
संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर गरीबों के हित में कर कौन सा है? अनुपारिक कराधान, प्रतिकूल कराधान, प्रगतिशील कराधान, अप्रत्यक्ष कराधान। क्या होगा जवाब यहाँ पे? प्रगतिशील कराधान। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ 40 पे। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों का ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर वह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है यानी रेपो रेट, ठीक है, उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, उस दर को क्या कहा जाएगा? चलो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है आगे। यहाँ देखिए दिया है वेतन दर, बैंक दर, शेयर की कीमत, ब्याज की दर। बता दो क्या हो जाएगा इसका जवाब? बताओ भाई 40 का क्या हो जाएगा सही जवाब? 40 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा आपका, बैंक दर। ठीक है, बैंक दर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 41 पे आओ। इनमें से कौन सा संगठन भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बताओ, भारतीय खाद्य निगम, निशुल्क बाजार, किसान सहकारी समितियां या एपीएमसी मार्केट? क्या होगा इसका आंसर? इसका सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, एमएसपी कौन प्रदान करता है? भारतीय खाद्य निगम। FERA का फुल फॉर्म फेरा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बताओ, ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा? फेरा का बी होगा दोस्तों, फॉरेन। देखिए फॉरेन एक्सचेंज, बी ऑप्शन देखिए सही होगा, रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो फेरा का फुल फॉर्म FERA। ठीक है, चलो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे। देखिए 43 है, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FEBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बताना है। क्या था? क्या है? कानून क्षेत्र में सुधार, आर्थिक एकत्रीकरण, राज्यों के लिए कर अवमूल्यन या सरकारी खर्च में वृद्धि। बताइए 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन हो जाएगा, आर्थिक एकत्रीकरण। ठीक है, कुल मिला के पैसे का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फेरा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यही हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान यानी पब्लिक गुड्स कहा जाता है? वस्त्र को, खाद्य सामग्री को, कारें हैं या राष्ट्रीय रक्षा? तो 44 का आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा। ठीक है, जैसे पार्क बन गया है, सरकारी स्कूल बन गया है, हॉस्पिटल बन गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पब्लिक गुड्स हो जाएगा, सरकारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, आओ 45 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? बताइए, वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों के अंतर्गत आता है कच्चे माल की आपूर्ति, इससे बैंक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सभी बैंकों को नियंत्रित करना, देखिए आगे, मुद्रा प्रिंट करना, जमा स्वीकार करना। 45 का सही जवाब आपका डी हो जाएगा, जमा स्वीकार करना। ठीक है, ये काम हो जाएगा बैंक का, वाणिज्यिक बैंक का मुख्य कार्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए 46 है, 46 नंबर पे आ जाओ। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई? पंचवर्षीय योजना पढ़े होंगे दोस्तों आपने,
पंचवर्षीय योजना, ठीक है। सबसे पहले जो है जो देश था 1928 में रूस ने जो है पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। किस लिए शुरू की थी? सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 1928 में रूस ने सबसे पहली बार जो है पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। इसी को राष्ट्रीय योजना भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। 47 वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला भारत का, देखिए, पहला भारतीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है या कर्नाटक है? बताइए। 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाए सी, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश हो जाएगा। वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक करने वाला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में डैश के नाम से जाना जाता है? बताइए। WTO, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच या IMF, किस नाम से जाना जाता है? बताइए। विकास, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में डैश के नाम से जाना जाता है। इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, विश्व बैंक, ठीक है। 49 पे आ जाओ। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाला परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? अल्फ्रेड मार्शल का, एडम स्मिथ का, रॉबिन्स का या कार्ल मार्क्स का? बताओ। 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, रॉबिन्स का कथन है। ये किसका कथन है? रॉबिन्स का कथन है। कथन एक बार समझ लीजिए। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का, देखिए, विकल्प के रूप में किए जाने वाला परिणाम और अपर्याप्त आय से अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आयात पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? टैरिफ, बिक्री कर, आय कर या सीमा शुल्क? आयात कर की बात कर रहा है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों टैरिफ। क्या कहा जाता है? टैरिफ। टैरिफ कहा जाता है जो बाहर से माल आयात किया जाता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन आपको 51 नंबर आप देखिए, इसका कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। RPF, कांस्टेबल और SI के जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों हम रिवीजन कर रहे हैं। लगभग हो चुका है। देखिए साइंस कंप्लीट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भी हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। मैथ्स, रीजनिंग का लगभग 7 चैप्टर हो चुका है। उसमें भी 2-2, 3-3 चैप्टर बचे दोस्तों, उसको भी हम जल्दी से फिनिश कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों NTPC का घटना चक्र की बुक से दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट करेंगे। और RPF, SI और कांस्टेबल, ठीक है, इनके लिए भी किरण पब्लिकेशन की एक न्यू बुक आई है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से शुरुआत करेंगे। ये फिनिश हो गया है। अगली क्लास जब मिलेगी दोस्तों इन्हीं दोनों का डेली हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।